नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। बहुत लोगों के मुझे पर्सनल मैसेज आते थे कि मैम कविता पर लाइए, कविता पर वीडियो लाइए। तो कविता पर रेवा तट को पूरा पढ़ने के बाद जो परीक्षा की दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण बिंदुएं लगी हैं, मैंने आपको वो प्रश्न बनाया है आप लोगों के लिए। पूरे वीडियो में बने रहिए एंड तक और बताइएगा मुझे कि प्रश्न कैसे लगे हैं। और मेरा ये दावा है कि आज तक यूट्यूब चैनल पर नहीं करवाया गया होगा इतना डेप्थ में जाके, चूँकि मैंने स्वयं इसका अध्ययन किया है, रेवा तट को पूरा पढ़ा है, उसके बाद मैंने प्रश्नों को बनाया है। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहला अपडेट आपको मिल सके जो भी हम वीडियो डालें उसका। तो आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। तो पहला प्रश्न हमारा कहा गया है, चूँकि सभी जानते होंगे कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद बरदाई हैं। ठीक, और मैंने उस प्रश्नों को शामिल नहीं किया है जो मूल आपको सभी पुस्तकों में मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने मूल पुस्तक से इन चीज़ों को लिया है और छोटे छोटे प्रश्नों को मैंने शामिल नहीं किया है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद बरदाई, तो चंद बरदाई के बचपन का क्या नाम था वगैरह वगैरह, ये सब सभी को याद हो गया है आजकल। ठीक है, और उस तरह के प्रश्न परीक्षा में बनते भी नहीं हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। तो जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा बताइए। ऑप्शन से हमारे रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिव सिंह सेंगर या मिश्रबंधु। किसने पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई को प्रथम महाकवि माना है? तो सही उत्तर क्या होगा? मिश्रबंधु। ठीक, सही उत्तर हमारा मिश्रबंधु है। मिश्रबंधु क्या बोलते हैं कि हिंदी के प्रथम वास्तविक कवि कौन है? चंद बरदाई हैं। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी के प्रथम वास्तविक कवि चंद बरदाई को किसने माना है? तो मिश्रबंधु ने माना है। ठीक है, आई होप कि प्रश्न क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ये अर्थात चंद बरदाई, ठीक, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों एक ही तरह के कोटेशंस लग सकते हैं आपको, लेकिन दोनों में अंतर है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी का वास्तविक शब्द लगा हुआ है, तो वास्तविक शब्द को पकड़ के रखिएगा आप लोग। वास्तविक शब्द अगर पूछ रहे हैं तो उत्तर क्या होगा? मिश्रबंधु। ठीक, वास्तविक शब्द होगा तो उत्तर क्या होगा? मिश्रबंधु। दूसरा है, ये अर्थात चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किसने कहा है? किसका कथन है? किस आलोचक का कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या बच्चन सिंह। तो चंद बरदाई को प्रथम महाकवि और उनकी रचना जो है पृथ्वीराज रासो, उसको प्रथम महाकाव्य किसने माना है? तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको माना है। ठीक, मिश्रबंधुओं ने क्या माना है? वास्तविक प्रथम महाकवि। वास्तविक शब्द मैं बार बार कह रही हूँ, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन होने की संभावना हो सकती है। तो वास्तविक शब्द आ रहा है, वास्तविक शब्द से याद रखिएगा वास्तविक शब्द किसको जाएगा? मिश्रबंधु। ठीक है, मिश्रबंधु को। और वहीं प्रथम महाकवि और साथ ही प्रथम महाकाव्य दोनों आ रहे हैं, तो किसको जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है हमारा, पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना
भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में आपको यहाँ ये कथन याद रखने के लिए की पॉइंट को चुनिए। ठीक है, हो सकता है कितने बड़े बड़े कथन याद ना हो पाए, और जब हम परीक्षा हॉल में होते हैं तो माइंड पर ज़्यादा प्रेशर होता है, उस वजह से हम जो याद भी करके रखते हैं वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या करना है आप लोग को इतने बड़े बड़े कथन में, जैसे कि मिश्र बंधु वाला में मैंने क्या बताया आप लोग को, वास्तविक शब्द को की पॉइंट बनाना है। ठीक है, वैसे ही इसमें किसको बनाना है? भाषा और संवेदना को। भाषा और संवेदना को क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी का भाषा और संवेदना के नाम से एक ग्रंथ भी है। ठीक, और एक और की पॉइंट किसको बना सकते हैं? रसऊ को। रसऊ को क्यों बना सकते हैं? अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसऊ शब्द से मानी है। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी किससे मानते हैं? चतुर्वेदी किससे मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं वो रसऊ शब्द से मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पृथ्वीराज रसऊ लग गया है, तो जाहिर सी बात है कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, राम कुमार वर्मा होंगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी होंगे या बच्चन सिंह होंगे। तो की पॉइंट मैंने बताया क्या याद रखना है, तो हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी होंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक प्रामाणिक है। किस ग्रंथ के संबंध में यह वाक्य आया है? इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, काव्यात्मकता की दृष्टि से नहीं, किस दृष्टि से देखना है? इतिहास की दृष्टि से। क्या कह रहा है? सबसे अधिक प्रामाणिक है। कौन सा? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या पृथ्वीराज विजय। तो ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वीराज विजय को पृथ्वीराज रासो की तुलना में प्रामाणिक माना गया है। ठीक है, और किसने इसकी प्रति खोजी है? डॉक्टर बुलर ने। डॉक्टर बुलर ने इसकी प्रति खोजी थी और पृथ्वीराज विजय के आधार पर ही उन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या मान लिया? बिल्कुल ही अप्रामाणिक। किसको अप्रामाणिक माना? तो पृथ्वीराज रासो को। ठीक, तभी से एक तरह से विद्वानों में ये द्वंद्व आ गया कि कौन सा विद्वान खेमे में बट गए। कुछ प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, कुछ बिल्कुल ही अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक, आगे प्रश्न वैसे आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं बताऊंगी। पृथ्वीराज विजय किस कवि की रचना है? चूँकि मैंने बताया पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना गया है बहुत से विद्वानों द्वारा, जिसमें स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, डॉक्टर बुलर आते हैं। तो और किस ग्रंथ के आधार पर उसको अप्रामाणिक करार दिया गया? तो यही पृथ्वीराज विजय के आधार पर। अब बोला जा रहा है, यहाँ प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय किस कवि की रचना है? जयानक कवि की, चंद्रबरदाई की, ये जगानक है। ठीक, जलहंड कवि की या जयानक की। तो ध्यान में रख लीजिएगा, जगानक या जयानक में कन्फ्यूजन होने की संभावना है। ठीक, तो किस कवि की है? जयानक की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे चीज़ें। किस कवि की रचना है? जयानक। ठीक, आगे चलते हैं। यदि यह ग्रंथ अर्थात पृथ्वीराज रासो, यदि यह ग्रंथ प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। कौन से विद्वान का कथन है ये कि अगर यह ग्रंथ प्रामाणिक है तो यह इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है? किसका कथन है? गाशा दत्ताश्री, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। तो किसका कथन है?
जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है कि यदि यह ग्रंथ अर्थात पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग का तत्कालीन इतिहास है। तत्कालीन इस भाग से तात्पर्य क्या हम ले सकते हैं, हम उत्तर भारत का। ठीक, चूँकि दिल्ली के राजा रहे थे और दिल्ली के अंतिम राजा रहे हैं पृथ्वीराज रासो। ठीक, अंतिम हिंदू राजा रहे हैं। ठीक, और अजमेर के शासक रहे हैं। तो उस हिसाब से यह कह रहे हैं कि उत्तर भारत के विशेष रूप से अजमेर की तत्कालीन इतिहास का वर्णन अगर ये प्रमाणिक है तो हमें देखने को मिलेगा। किसका कथन है? ग्रियर्सन का कथन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। किसको? चंद अर्थात चंद्रबरदाई को। तो चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। किस आलोचक का मत है यह? रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या बच्चन सिंह का। तो वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। तो यह किसका कथन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो किस शब्द से मानते हैं? राजसूय, रसायन, राजयश या रासक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं? तो वो मानते हैं रसायन शब्द से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस शब्द से मानते हैं? तो रसायन शब्द से उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। यहाँ पर जितने भी विद्वान हैं ना, उनका पूछा जाता है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे गारशा दत्तासी हैं, उनका भी कई बार पूछा गया है। गारशा दत्तासी वह किससे मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति? तो गारशा दत्तासी जो हैं वो राजसूय से मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। उसी प्रकार हरप्रसाद शास्त्री किससे मानते हैं? हरप्रसाद शास्त्री किससे मानते हैं? राजयश से मानते हैं। कौन? हरप्रसाद शास्त्री। उसी प्रकार एक अन्य विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किससे मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं हमारे रासक शब्द से। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मैंने पहले ही बताया है, किस शब्द से मानते हैं? रसऊ शब्द से। रसऊ या रस, रसऊ विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, रसऊ। इसी प्रकार एक अन्य आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी, जिनका पूछा गया है बार बार, उनका मैं बता दे रही हूँ। नंद दुलारे वाजपेयी जी किससे मानते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं वह किस शब्द से रासों की उत्पत्ति मानते हैं? तो रास शब्द से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा ये प्रश्न। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासों का शुरुआती प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पृथ्वीराज रासों का शुरुआती प्रकाशन वर्ष क्या है? 1755, 1865, 1325 या 1255। तो ध्यान में रखेंगे 1865 पृथ्वीराज रासों का शुरुआती प्रकाशन वर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, पृथ्वीराज रासों का शुरुआती प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1865। अब प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि पृथ्वीराज रासों का शुरुआती प्रकाशन तो हमने जान लिया कि 1865 से 65 में है, पर कहाँ से? प्रश्न ये बनता है तो फर्रुखाबाद, यह भी ध्यान रखेंगे। फर्रुखाबाद से तो हुआ है। अब फर्रुखाबाद से 1865 ईस्वी में करवाया किसने है? तो उस समय कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट।
चार्ल्स इलियट। इन्होंने पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन करवाया था। किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने करवाया था। कहाँ से करवाया था? फर्रुखाबाद से करवाया था। कब करवाया था? 1865 में करवाया था। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा प्रश्न। आ चलते हैं अब आगे। अब क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा। पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं उसमें से कौन सी प्रति का अध्यायों में विभाजन नहीं है? तो अब ये ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज रासो जो है कितने प्रतियों में विभक्त हैं, कितने रूपांतरण हैं? तो 4। यहाँ से यह भी प्रश्न बनता है, कितने रूपांतरण है उसके? 4। ठीक, तो वह पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा अध्याय जो है वह विभाजन नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे वृहद रूपांतरण, मध्य रूपांतरण, लघुतम रूपांतरण या उसका लघु संस्करण या लघु रूपांतरण। कौन सा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा कि जो लघुतम रूपांतरण है वह क्या है? अध्यायों में विभाजित नहीं है। तो कौन सा अध्यायों में विभाजित नहीं है? तो लघुतम जो संस्करण है वह अध्यायों में विभाजित नहीं है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मनीराम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या कहा है? किस किसने? दशरथ शर्मा ने और मनीराम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या कहा है? ब्रज भाषा और राजस्थानी, प्राकृत और अपभ्रंश, अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी या राजस्थानी और अपभ्रंश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो दशरथ शर्मा और मनीराम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या कहा है? अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी कहा है। किसने? दशरथ शर्मा और मनीरंगा ने। किस महाकाव्य की भाषा को? तो पृथ्वीराज रासो की। ठीक, आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वीराज रासो की भाषा को चंदबरदाई ने क्या नाम दिया है? तो बताइए आप लोग, जो आ रहा है प्रश्न कमेंट में करते जाइए। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा को चंदबरदाई ने क्या नाम दिया है? कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी, शटभाषा या अपभ्रंश। तो चंदबरदाई ने क्या नाम दिया है? शटभाषा नाम दिया है। ठीक, नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। तो अब बताइए कि वह कौन से विद्वान हैं जो क्या मानते हैं? अप्रामाणिक मानने वालों में नहीं है। तो बूलर एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो दोनों ऐसे हैं, दोनों विद्वान ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? बिल्कुल अप्रामाणिक मानते हैं। तो ये तो सही है, मतलब ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये तो अप्रामाणिक मानते हैं। अब मुंशी देवी प्रसाद एवं कविराजा श्यामल दास क्या ये मानते हैं? तो ध्यान में रखेंगे कि मुंशी देवी प्रसाद और कविराजा श्यामल दास यह भी क्या मानते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद और कविराजा श्यामल दास, ये सभी अभी तक जो हमने चारों विद्वानों का नाम पढ़ा, ये सभी क्या मानते हैं? अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन श्याम सुंदर दास एवं दशरथ ओझा और गौरी शंकर एवं रामचंद्र शुक्ल। तो गौरी शंकर एवं रामचंद्र शुक्ल भी अप्रामाणिक मानते हैं। अब हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा है श्याम सुंदर दास एवं दशरथ ओझा, ये अप्रामाणिक मानने वालों में नहीं है। श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर दास क्या मानते हैं? ये भी तो याद रहना चाहिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो श्याम सुंदर दास जो है वह पृथ्वीराज रासो को क्या मानते थे?
तो प्रामाणिक मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि कौन मानता था। तो श्याम सुंदर दास जैसे इतने महत्वपूर्ण और बड़े विद्वान क्या मानते थे पृथ्वीराज रासो को, तो प्रामाणिक मानते थे। ठीक। और दशरथ ओझा क्या मानते हैं, इनका भी मत कई बार पूछा गया है। दशरथ ओझा जो है वह अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। ठीक, अर्ध प्रामाणिक। आई होप कि क्लियर होगा ये प्रश्न। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसकी रचना सूक सुकी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इसमें वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है। तो जब हम अपना आदिकाल पर वीडियो पढ़ा रहे थे तो उस दौरान हमने बात की थी कि सूक सूकी संवाद वगैरह क्या होता है। तो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाह रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो लेंदी होता है। फिर आप लोग बोलते हैं मैम इतना बड़ा वीडियो वो वगैरह वगैरह, तो उससे बेटर है कि आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ठीक है। आदिकाल पे वीडियो उपलब्ध है, लगभग 4 भागों में है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आदिकाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो सूक सूकी संवाद से कौन मानता है पृथ्वीराज रासो का, एक तरह से पृथ्वीराज रासो का प्रारंभ। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इतना बड़ा कोटेशन अगर नहीं याद हो रहा है तो क्या करना है आपको, सूक सूकी संवाद की पॉइंट पकड़िए और उस हिसाब से क्या करना है, सूक सूकी संवाद से कौन मानता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। तो हमारा आंसर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। अब क्या यहाँ पूछ रहा है, प्रमाणित मानने वालों में नहीं है। ठीक। मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। तो मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास दिमाग में घुसा लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना इसकी बनी हुई है। तो मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास बिल्कुल प्रमाणित मानने वाले हैं। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और नेक्स्ट है हमारे कर्नल टॉड और विष्णुलाल मोहनलाल पांड्या। तो ये भी बिल्कुल प्रमाणित मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। तो बचे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी। ये जो हैं क्या मानते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये अर्ध प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, अर्ध प्रामाणित। ठीक, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो में वर्णित तिथियों को वास्तविक बनाने के लिए किस संवत की परिकल्पना कर डाली थी। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, अभी हमने पढ़ा, यह क्या मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है। और उसमें जितने भी तिथियां वर्णित हैं पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत उसको सही करने के लिए उन्होंने किस संवत की कल्पना कर डाली थी, शक संवत, आनंद संवत, विक्रम संवत या पृथ्वीराज संवत। तो आनंद संवत की कल्पना कर डाली थी किसने, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। ठीक। और उनके अनुसार ये 90 से 91 वर्ष का इसमें वर्षों का अंतराल बताया था उन्होंने आनंद संवत के अंतर्गत। चूँकि ये आगे चल के विद्वानों के द्वारा, अंतराल को लिख तो दूँ, अंतर लिख देती हूँ, तो आगे चल के ये विद्वानों के द्वारा मान्य नहीं हुआ। ठीक है, आनंद संवत। चंद बरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो चंद बरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा है, तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं।
पृथ्वीराज रासो के वृहद रूपांतरण में अध्यायों को क्या कहा गया है? जो वृहद रूपांतरण है पृथ्वीराज रासो का, उसमें अध्यायों को क्या नाम दिया गया है? समय, प्रस्ताव, खंड या प्रकरण। तो वृहद रूपांतरण को क्या नाम दिया गया है? समय। ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृहद रूपांतरण में अध्यायों का क्या नाम है? समय। प्रस्तावना किसका नाम दिया है? तो प्रस्तावना जो इसका मध्य रूपांतरण है ना, मध्यम रूपांतरण, उसका क्या नाम दिया है? मध्यम रूपांतरण का नाम दिया गया है प्रस्तावना। और खंड किसका नाम दिया गया है? तो लघुत्तम जो संस्करण है, लघुत्तम संस्करण के बारे में अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना कि लघुत्तम रूपांतरण क्या है? अध्यायों में विभाजित नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रास, रासक, रहस्य या राजयश। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने, अभी हमने पढ़ा कि रास शब्द से मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। कर्नल टॉड और मिश्र बंधु, मुनि जिनविजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा। तो कर्नल टॉड और मिश्र बंधु, ये हम देख चुके हैं कि यह क्या मानते हैं? प्रामाणिक। ठीक, यहाँ क्या पूछ रहा है? अर्ध प्रमाणिक। सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, यह क्या मानते हैं? तो यही मानते हैं अर्ध प्रामाणिक। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, मुनि जिनविजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक मिनट, मुनि जिनविजय भी तो अर्ध प्रमाणिक ही मानते हैं। ये ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, मुनि जिनविजय भी अर्ध प्रमाणिक ही मानते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना बने रहे। तो मुनि जिनविजय क्या मानते हैं? मुनि जिनविजय भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। ठीक, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी क्या मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी यह का मानते हैं, यह भी अर्ध प्रमाणिक ही मानते हैं। ठीक है, और सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, यह भी अर्ध प्रमाणिक ही मानने वाले विद्वानों में सम्मिलित है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन है? तो ये हमारा उत्तर होगा ना, ये नहीं। ठीक है, कर्नल टॉड और मिश्र बंधु, ये क्या मानते हैं? प्रामाणिक। ठीक, आगे चलते हैं। गाशा दत्तासी पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या मानते हैं? तो गाशा दत्तासी पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या मानते हैं? पश्चिमी हिंदी, अपभ्रंश, कन्नौजी या पुरानी राजस्थानी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाशा दत्तासी पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या मानते हैं? कन्नौजी। ठीक, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज विजय जिसकी एक ही प्रति उपलब्ध है, वह किस लाइब्रेरी में सुरक्षित है? हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो कश्मीरी कवि, कहाँ के कवि थे? कश्मीरी कवि थे जयानक, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक, और ये एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग 12वीं शताब्दी में मानी जाती है। कब? 12वीं शताब्दी में मानी जाती है पृथ्वीराज विजय की रचना। ठीक, और उसके एक ही प्रति उपलब्ध है, और वह कहाँ है? कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी में है, पूना के दक्षिण कॉलेज की लाइब्रेरी में है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय में है, या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में है। तो कहाँ है? पूना के दक्षिण कॉलेज की लाइब्रेरी में यह जो पृथ्वीराज विजय की एक प्रति उपलब्ध है अभी तक, वह रखी गई है। आगे है, पृथ्वीराज के सेनापति का क्या नाम था? अब हम यहाँ से आ रहे हैं रेवा तट पर। ठीक,
रेवा तट में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अब हम करेंगे, एक एक बिंदु करेंगे। ठीक, तो रेवा तट पर जो है पूछ रहा है कि सेनापति का क्या नाम है। पृथ्वीराज रासो का सेनापति का क्या नाम है? चामुंडराय, जयचंद, हेमू या मानसिंह। तो क्या है पृथ्वीराज के सेनापति का नाम? तो चामुंडराय है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे है, चामुंडराय ने किस देश को जीता था? देवगिरी को, कन्नौज को, लाहौर को या गुजरात को। तो देवगिरी को जीता था चामुंडराय ने। देवगिरी जिसका आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम है इसका दौलताबाद। ठीक है, किस चामुंडराय ने किस देश को जीता था? तो देवगिरी को जीता था। ठीक, रेवा तट रासो का कौन सा समय है? क्योंकि समय कहा गया है, आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वीराज रासो में जो भी घटनाएं हैं उसको किस नाम से चंद्रबरदाई ने लिखा है? समय नाम से। ठीक, तो रेवा तट रासो का कौन सा समय है? तो वह 27वां, 32वां, 18वां या 40वां है? तो 27वां है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रेवा तट समय का पहला छंद क्या है? दोहा है, आगे है हमारा दोहा, सोरठा, चौपाई या रोला। तो रेवा तट समय का पहला छंद किस में लिखा हुआ है? तो दोहा में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किस में लिखा है? तो दोहा में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट एवं अजमेर के राजा थे, कन्नौज के राजा थे, मेवाड़ के महाराणा थे या बंगाल के शासक थे। तो कौन थे? दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा थे और अजमेर के राजा थे। ठीक है, और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। आगे चलते हैं। रेवा तट में रेवा का क्या अर्थ है? रेवा आधुनिक नर्मदा नदी का पुराना नाम है, जंगल में शिकार करना है, नदी के किनारे एक कविता का नाम है। तो रेवा तट में रेवा का क्या अर्थ होता है? तो रेवा आधुनिक नर्मदा जो नदी है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है जो नर्मदा नदी, उसका क्या है? पुराना नाम है क्या? रेवा। आगे चलते हैं। देवगिरी को जीत आने के बाद चामुंडराय ने पृथ्वीराज से मिलकर क्या कहा था? देवगिरी को जीत कर आने के बाद चामुंडराय कौन? अभी हमने पढ़ा, चामुंडराय किसका नाम था? पृथ्वीराज के सेनापति का नाम था। और किस राज्य को जीत कर आए थे वो? देवगिरी को जीत कर आए थे। अब वहाँ से जब वो जीत कर आते हैं तो वह पृथ्वीराज को मिलकर क्या कहते हैं? शिकार और आमोद प्रमोद के लिए, युद्ध की योजना बनाने के लिए, धन दौलत एक तरह से मैं कहूँ कि धन दौलत को लूटने के लिए, या राज्य अभिषेक के लिए। किसके लिए चामुंडराय पृथ्वीराज से मिलकर क्या कहते हैं चामुंडराय? तो शिकार के लिए, और नर्मदा नदी के तट पर शिकार एवं आमोद प्रमोद के लिए कहते हैं चामुंडराय। ठीक है। एरावत हाथी कैसे उत्पन्न हुआ था? एक हाथी का जिक्र है जिसका गजराज होता है, एक गजों का राजा, उसका क्या नाम होता है? एरावत, जो कि कैसे उत्पन्न हुआ था ये प्रश्न बना है। इंद्रदेव के वरदान से, समुद्र मंथन से, भगवान शंकर के भाल अर्थात माथे के पसीने की बूंद से, या माता पार्वती की तपस्या से। तो जो एरावत हाथी है वह कैसे उत्पन्न हुआ था? तो भगवान शंकर के माथे के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ था एरावत। ठीक है, और उसका नाम एरावत किसने रखा था? भगवान शंकर ने ही रखा था। नेक्स्ट है हमारा, भगवान शंकर ने एरावत हाथी किसे प्रदान किया था? ऑप्शन है कुबेर को, देवराज इंद्र को, ब्रह्मा जी को, या फिर विष्णु जी को। किसको प्रदान किया था भगवान शंकर ने जो एरावत हाथी था उसको? तो
देवराज इंद्र को दिया था और किस लिए दिया था, तो सवारी के लिए दिया था। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। चामुंड राय किस वंश से संबंध रखते थे? चामुंड राय उनके सेनापति किस वंश से संबंध रखते थे? चौहान वंश से, राठौर वंश से, दाहिम वंश से या गढ़वाल वंश से? तो दाहिम वंश के से संबंधित थे चामुंड राय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेवा तट समय में प्रयुक्त सामंतनाथ किसके लिए आया है? जब रेवा तट आप पढ़ेंगे तो उसमें सामंतनाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पूछा जा रहा है सामंतनाथ जो शब्द है वह किसके लिए आया है? चामुंड राय के लिए, इंद्राणी के लिए, पृथ्वीराज के लिए या सोमेश्वर के लिए? तो पृथ्वीराज के लिए आया है, पृथ्वीराज चौहान के लिए आया है सामंतनाथ का प्रयोग। और सोमेश्वर कौन थे? तो सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिताजी का क्या नाम था? सोमेश्वर। आगे चलते हैं। रेवा तट पर विद्यमान जंगल में कितने प्रकार के हाथी देखे जाते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 2 प्रकार के? तो रेवा तट पर जो जंगल है उसमें 4 प्रकार के हाथी देखे जाते हैं और हाथियों का वहाँ नाम स्पेशली मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोग के लिए वो भी लिख दिया है मैंने। क्या क्या है, कौन कौन से हाथी हैं? भद्र, मंद, मृग और साधारण। ये 4 प्रकार के हाथी देखे जाते हैं। कहाँ पर? तो रेवा तट में। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज ने किससे प्रश्न किया था कि देवताओं का वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गया? तो यहाँ पर एक प्रसंग आता है क्योंकि प्रसंग को पूरा ला पाना संभव नहीं था, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ मौखिक रूप में। होता क्या है कि जब ऐरावत हाथी को भगवान शंकर बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत मद में रहने लगता है। ठीक है, वो क्या करता है कि एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष होता है, उसको उसकी जड़ों को उखाड़ कर फेंक देता है। एक मुनि होते हैं जिनका नाम क्या होता है? दीर्घ तपस। ठीक है, दीर्घ तपस मुनि है, ध्यान में रखिएगा। किस मुनि का नाम आ रहा है अगर पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासों में किस मुनि का नाम आया है, तो दीर्घ तपस मुनि का नाम आया है। ठीक है, तो दीर्घ तपस मुनि की फुलवारी को भी एक तरह से उजाड़ देता है वो ऐरावत हाथी। ठीक है, तो दीर्घ तपस मुनि क्रोध में आकर हाथी को क्या दे देते हैं? शाप दे देते हैं, और इससे जो हाथी देवताओं की सवारी हुआ करता था, आकाश में विचरण किया करता था, वो क्या होता है? पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, ये प्रसंग होता है। तो पृथ्वीराज रासो ने यह प्रश्न किससे किया था कि देवताओं के वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गए? तो चामुंड राय से किया था, चंद से किया था, सोमेश्वर से या इंद्र से? तो किससे किया था प्रश्न? तो चंद से अर्थात चंद बरदाई से किया था। ठीक है, चंद के अनुसार हाथी पृथ्वी पर कैसे आ गए? इंद्र के आदेश से, समुद्र मंथन के दौरान, दीर्घ तपस नामक ऋषि के श्राप से या भगवान शंकर के वरदान से? अभी मैंने पूरी की पूरी बैकग्राउंड बताई आप लोग को कि जो चंद उनको बताते हैं पृथ्वीराज रासो को कि ये घटनाएं घटित हुई थी। एक बरगद के पेड़ को उसने पूरा उखाड़ दिया था ऐरावत हाथी ने, साथ में एक जो दीर्घ तपस ऋषि हैं उनकी फुलवारी को भी एक तरह से उजाड़ दिया था। तो इसी से कुपित होकर दीर्घ तपस जो ऋषि थे वो उनको जो हाथियों को श्राप दे देते हैं और हाथी जमीन पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शापित हाथियों का झुंड रात दिन कहाँ क्रीड़ा मतलब क्या होता है? खेल। ठीक है, कहाँ क्रीड़ा किया करता था? कैलाश पर्वत पर, गंगा नदी के किनारे, चंपापुरी के वन में या लोहिताक्षर नामक सरोवर में? तो लोहिताक्षर नामक सरोवर में क्या किया करता था? क्रीड़ा किया करते थे जो भी शापित हाथी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक बिंदु डेप्थ से उठाकर लाया गया है, तो आप लोग
ध्यान से पढ़िए, ठीक है। एक एक बिंदु को जो आप लोग के लिए नई हैं चीज़ें उसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो शापित हाथी जो है कहाँ क्रीड़ा किया करते थे, तो लोहिताक्ष नामक सरोवर में। नेक्स्ट है हमारा, हाँ तो ये फिर बता दूं कि जब लोहिताक्षर नामक सरोवर में क्रीड़ा करते थे तो उस समय एक राजा आए थे, ठीक है। किस लिए, तो इसी दौरान राजा शिकार करने आए थे जिन्होंने हाथियों को पकड़ा था, और हाथियों को पकड़कर वह कौन से राजा आए थे इस दौरान, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पृथ्वीराज आए थे, इंद्र आए थे, चामुंडराय आए थे या रोमपाद आए थे। तो जब लोहिताक्षर नामक सरोवर में हाथी क्रीड़ा किया करते थे तो उस समय एक राजा शिकार पर आते हैं, तो वह राजा का क्या नाम होता है, तो वह होते हैं रोमपाद, ठीक है। रोमपाद होते हैं जो कि शिकार के लिए आते हैं। आगे की कहानी आगे देखते हैं। रोमपाद राजा हाथियों को पकड़कर कहाँ ले गए, तो जब वो शिकार करने आते हैं तो हाथियों को कुछ पकड़कर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, अजमेर ले जाते हैं, देवगिरी ले जाते हैं, चंपापुरी ले जाते हैं या कन्नौज ले जाते हैं। तो चंपापुरी ले जाते हैं, ठीक है। अंग देश की राजधानी हुआ करती है चंपापुरी, ठीक, हुआ करती थी एक्चुअली। वहाँ ले जाता है, कौन ले जाते हैं, तो रोमपाद राजा। आगे चलते हैं। पालकाव्य ऋषि से जुदाई के बाद हाथियों की क्या स्थिति हो गई थी, वे बहुत क्रोधित हो गए थे। अब पालकाव्य ऋषि के क्या यहाँ वर्णन आ रहा है, अब पालकाव्य ऋषि से जुदाई का क्या वर्णन आ रहा है, तो जब हम पृथ्वीराज रेवा तट जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखेंगे कि पालकाव्य ऋषि और हाथियों के बीच बहुत सरस संबंध होता है। पालकाव्य ऋषि जो हाथियों को बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। अब पहले की घटनाओं में, पहले की जब हम इस तरह की रचनाओं को पढ़ेंगे तो क्या होता था कि पालकाव्य ऋषि का किस प्रकार संबंध हो सकता है, तो एक मिथक गढ़ दिया जाता था। वो क्या था कि एक शापित अप्सरा थी रंभा, ठीक है। जब एक ऋषि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को भय होता है कि उनकी गद्दी के लिए ये तपस्या ना कर रहे हों, तो उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र एक अप्सरा को बनाते हैं। अप्सरा का क्या नाम होता है, रंभा। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से मैं स्टोरी बता रही हूँ, तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि मैंने रेवा तट को पूरा अध्ययन किया है, उसके बाद ही प्रश्नों को बनाया है, तो ध्यान से सुनते रहिए क्या क्या बता रही हूँ। तो किसको बनाते हैं, वो रंभा को बनाते हैं, अप्सरा होती हैं। और किस लिए बनाते हैं, ताकि वो जो तपस्या ऋषि कर रहे हैं उसकी तपस्या को भंग करें। लेकिन जो ऋषि होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और अप्सरा को शाप दे देते हैं। क्या, किसका श्राप देते हैं, हथनी का श्राप दे देते हैं, हथनी बन जाओ तुम, ठीक है। तो रंभा जो होती है वो हथनी बन जाती है, और इसी दौरान एक यति का क्या होता है, वीर्यपात हुआ रहता है, ठीक है। तो वो जो हथनी होती है उस वीर्य को क्या करती है, पेट में ले लेती है, ठीक है। तो वहीं से पालकाव्य ऋषि का एक तरह से जन्म होता है। तो ये घटनाएं उसमें वर्णित हैं कि इस प्रकार पालकाव्य ऋषि का जन्म हुआ था। क्यों बताया गया है, क्योंकि पालकाव्य ऋषि का विशेष संबंध है, विशेष प्रेम है, इसलिए एक तरह से ये मिथक गढ़ दिया गया है ताकि ये मतलब अजीब ना लगे कि ये क्या, मतलब कैसे ही हो सकता है इतना हाथियों से प्रेम, ठीक है। इसलिए एक मिथक गढ़ा गया है। तो आगे चलते हैं। तो हमारा क्या था, पालकाव्य ऋषि से जुदाई के बाद हाथियों की क्या स्थिति हो गई थी, वे बहुत क्रोधित हो गए थे, उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, वे रोमपाद राजा के साथ रहने लगे थे, वे वापस लोहिताक्ष सरोवर चले गए थे। तो पालकाव्य ऋषि से जुदाई के बाद वह अर्थात हाथी बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। मुनिवर पालकाव्य कहाँ जाकर हाथियों की भली भांति चिकित्सा करते हैं, क्योंकि पालकाव्य जो मुनि होते हैं उसके विरह में हाथी जो है कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक है। तो कहाँ जाकर वो चिकित्सा करते हैं, लोहिताक्ष सरोवर में
चंपापुरी में, अजमेर के जंगल में या देवगिरी के रास्ते में। तो चंपापुरी ले गए होते हैं रोमपाद उनको, हाथियों को पकड़कर वहीं जाकर जो पालकाव्य मुनि होते हैं उनकी सेवा करते हैं, चिकित्सा करते हैं। अब पालकाव्य ऋषि का जन्म कैसे हुआ था, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने सुनाया आपको कहानी, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एक सामान्य मनुष्य के रूप में, रंभा नामक अप्सरा जो श्राप से हथनी बन गई थी, भगवान शंकर के वरदान से, या दीर्घ तपस ऋषि के पुत्र के रूप में। तो रंभा नामक अप्सरा जो कि श्राप से क्या बन गई थी, हथनी बन गई थी, उसी से जन्म हुआ था पालकाव्य ऋषि का। अब इतिहास भूगोल तो मैं बता चुकी। नेक्स्ट है हमारा पहुपंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और इसका क्या अर्थ है। पहुपंग का क्या अर्थ है, पहुपंग शब्द का प्रयोग हुआ है तो यह चामुंडराय के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे शारीरिक रूप से मजबूत थे। दूसरा है यह पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे धीमे चलते थे। तीसरा है यह सोमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है जो वृद्ध थे। या यह राजा जयचंद के लिए प्रयुक्त हुआ है जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं थे परंतु इनकी सेना इतनी बड़ी थी कि पूरी सेना को साथ लेकर चलने से इनकी गति धीमी हो जाती थी। तो बिल्कुल सही बात है, जो पहुपंग शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो राजा जयचंद के लिए हुआ है। और क्यों बोला जाता था जयचंद को पहुपंग, वे शारीरिक रूप से विकलांग नहीं थे लेकिन उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि जब वो सेना को लेकर चलते थे तो एक तरह से मैं कहूँ कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो जो चतुरंगिनी सेना को लेकर चलते थे तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता था और इस कारण उनकी गति धीमी हो जाती थी। इसी कारण किसका प्रयोग हुआ है, पहुपंग शब्द का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तातार मारूफ खां ने दरबार में क्या कहा था। अब ये तातार मारूफ खां कौन है, तो तातार मारूफ खां आप जानते ही होंगे कि कई बार शहाबुद्दीन गोरी का एक तरह से आक्रमण हुआ था। जब पृथ्वीराज राजा थे तो शहाबुद्दीन गोरी का कई बार आक्रमण हुआ था भारत पर। ठीक, तो ये जो तातार मारूफ खां है यह कौन है, तो यह शहाबुद्दीन गोरी का सेनापति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तातार मारूफ खां कौन है, तो तातार मारूफ खां जो है यह शहाबुद्दीन गोरी का सेनापति है। ठीक है, और दरबार में क्या कहा था इसने कि मैं 48 घंटे में अजमेर को अपने कब्जे में कर लूँगा, मैं पृथ्वीराज को संधि का प्रस्ताव भेजूँगा, या मैं 24 घंटे में लाहौर को अपने कब्जे में लूँगा और पृथ्वीराज चौहान से भीड़ पड़ूंगा, या मैं दिल्ली को 7 दिन में जीत लूँगा। तो इसने क्या कहा था, ये शहाबुद्दीन गोरी को अपने एक तरह से अपनी प्रशंसा कर रहा है और शहाबुद्दीन गोरी को आश्वासन दे रहा है कि मैं 24 घंटे में लाहौर को अपने कब्जे में ले लूँगा। और उस समय लाहौर के राजा कौन थे या लाहौर के सामंत कौन थे, तो चंदपुंडीर थे। चंदपुंडीर कौन, तो इसके पहले हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज के सेनापति का क्या नाम था, चामंड राय। ठीक है, तो चामंड राय के भाई माने जाते हैं चंदपुंडीर, जो कि उस समय लाहौर के सामंत थे या राजा थे। ठीक है, तो वह कहते हैं कि मैं लाहौर को कब्जे में लेकर अर्थात चंदपुंडीर को हराकर पृथ्वीराज से भीड़ पड़ूंगा। ये सभी वचन कहकर वह क्या कर रहे हैं, शहाबुद्दीन गोरी को एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं कि मैं भारत पे या अजमेर पे, उत्तर भारत पे कब्जा कर लूँगा। ठीक है, नरेश्वर की उपाधि किसे दी गई थी, चामुंड राय को, नरेश्वर पज्जून राव को, राजा जयचंद को, या सोमेश्वर को। तो जब हम पढ़ेंगे तो पज्जून राव को क्या दी गई थी, नरेश्वर की उपाधि। मैं बार बार कह रही हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार परीक्षा में अब पूछे जा सकते हैं चूँकि डेप्थ में प्रश्न जा रहे हैं। ठीक है, तो नरेश्वर की उपाधि किसे दी गई थी, तो नरेश्वर की उपाधि नरेश्वर पज्जून राव को
दी गई थी। अब पज्जून राव कौन थे? तो यह जो है पज्जून राव वो पृथ्वीराज के साला थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पज्जून राव के अनुसार पिछले युद्धों के कारण उनकी सेना की क्या स्थिति हो गई है? सेना की संख्या दोगुनी हो गई है, सेना अधिक शक्तिशाली हो गई है, सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता, या उनकी शक्ति घट गई थी और उनकी सेना कमजोर हो गई थी। पज्जून राव, अब ये क्या प्रसंग चल रहा है? तो जब पृथ्वीराज कहाँ गए होते हैं? हमने पढ़ा था कि उनके सेनापति चामंड राय उनको कहाँ बोलते हैं जाने के लिए? रेवा तट पर। किस लिए? शिकार के लिए, आमोद प्रमोद के लिए। ठीक है, उसी समय एक दूत आता है पृथ्वीराज के पास और वह एक पत्र देता है। पत्र किसका रहता है? पत्र रहता है चंद पुंडीर का। चंद पुंडीर कौन? मैंने बताया कि लाहौर का शासक, लाहौर का राजा। तो वह उसमें लिखा होता है कि शहाबुद्दीन गोरी की सेना आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यह चिंता होती है पृथ्वीराज को और वो लौट आते हैं और जो सामंत होते हैं, सभी सामंत लोग उसको लेकर आगे की योजना बनाते हैं कि आगे क्या करना है। तो इसी में ये सभी सामंत इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने मत को रख रहे हैं कि किस प्रकार अब इस स्थिति से निकलना है। तो पज्जून राव के अनुसार पिछले युद्धों के कारण उनकी सेना की क्या स्थिति हो गई है? तो उनकी शक्ति घट गई थी और सेना कमजोर हो गई थी। क्यों शक्ति घट गई थी? क्योंकि सेना अन्य भिन्न भिन्न कार्यों में लगी हुई थी। ठीक है, कुछ सेना की कुछ टुकड़ी इस कार्य को संभाल रही है, कुछ यहाँ युद्ध कर रही है, तो कुछ अन्य जगह पर युद्ध कर रही है। तो इस कारण सेना अन्य अन्य जगह पर युद्ध कर रही थी। इसी कारण पज्जून राव क्या कहते हैं कि उसकी शक्ति घट गई है और सेना कमजोर हो गई है। पज्जून राव की बातों का कौन मजाक बनाता है? अब चूंकि मैंने बताया कि उस समय क्या हो रहा था, सभी जब शहाबुद्दीन गोरी के संबंध में सूचना मिलती है तो सभी सामंत इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो उस समय पज्जून राव की बातों का मजाक उड़ाया जाता है। क्यों मजाक उड़ाया जाता है और कौन मजाक उड़ाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चामुंड राय और जयचंद मजाक उड़ाते हैं, परसंग राव और बग्गरी जाति के देवराव नामक सामंत मजाक उड़ाते हैं, या राजा जयचंद और तातार मारूफ खां या जैत पवार और ओमपाद के राजा। तो परसंग राव और बग्गरी जाति के देवराव नामक सामंत जो इकट्ठे हुए हैं वो इनका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि यह पज्जून राव का है कि अपनी चतुरंगिनी सेना को आप, वो पृथ्वीराज को एक तरह से मैं क्या कहूँ उसको, सलाह देते हैं कि चतुरंगिनी सेना आप तैयार कर लीजिए और युद्ध को ध्यान में रखिए, युद्ध हमें करना पड़ेगा वगैरह वगैरह की चीज़ें बताते हैं जब। तो इसका मजाक कौन उड़ाता है? तो परसंग राव और बग्गरी जाति के देवराव उड़ाते हैं। अब क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि जब इसका कारण होता है, वो कहते हैं कि युद्ध तो तुम कह रहे हो कि चलो ठीक है युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा डर जो है या फिर सबसे ज़्यादा पहले भागने वाले भी तुम ही हो। इसी बात से उनका मजाक बनता है। और कौन बनाता है? वो परसंग राव एवं बग्गरी जाति के देवराव। नेक्स्ट है हमारा देवराव सामंत पज्जून राव की बातों से असहमत होते हुए क्या कहते हैं? हमें समझौता कर लेना चाहिए या शत्रु से लड़ भिड़कर इस युद्ध को निपटा देना चाहिए और हम सभी गोरी की सेना पर भारी पड़ेंगे। हमें चुपचाप लाहौर को छोड़ देना चाहिए, हमें किसी अन्य राजा से सहायता लेनी चाहिए। तो देवराव सामंत किस जाति से संबंधित थे? तो बग्गरी जाति से संबंध रखते थे। ठीक है, तो वह क्या कहते हैं कि शत्रु से लड़ भिड़कर हमें इस युद्ध को निपटा देना चाहिए। ठीक है,
और एक एक सामंत गोरी की एक एक सेना पर भारी पड़ेगा। ये कहता है कौन? बग्गरी जाति के देवराव। नेक्स्ट है, जैत पवार ने पृथ्वीराज को सलाह दी कि कोई भी निर्णय लेते समय क्या नहीं भूलना चाहिए। तो जैत पवार नामक जो संत होता है, सामंत होता है एक्चुअली, जैत पवार जो सामंत होता है वह पृथ्वीराज को क्या बोलता है कि किसका ध्यान रखना चाहिए? धर्म और कीर्ति का, साहस का, समय का, मित्रता का। तो किसका ध्यान रखना चाहिए? धर्म और कीर्ति का ख्याल रखना चाहिए। जैत पवार कहता है कि जो भी कार्य करिए वो अपने धर्म को नहीं छोड़िए, और ये भी याद रखिए कि आपकी कीर्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आपकी कई दूर दूर तक आपकी कीर्ति फैली है। नेक्स्ट है हमारा, जैत पवार के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की तुलना किससे की गई है? जैत पवार जो है पृथ्वीराज की तुलना किससे करते हैं? महाराज दशरथ से, भगवान शिव से, देवराज इंद्र से, या भगवान विष्णु से। तो जैत पवार जो होते हैं वह देवराज इंद्र से पृथ्वीराज चौहान की तुलना करते हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? देवराज इंद्र। अब रघुकुल वंश से संबंध रखने वाले राजा राम क्या कहते हैं? एक यहाँ राजा राम है, किस वंश से संबंधित है? रघुकुल वंश से संबंधित है। वह क्या कहते हैं कि हमें समझौता करना चाहिए, हमें शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए, हमें गोरी की सेना पर अपनी जान की परवाह किए बिना टूट जाना चाहिए, या हमें युद्ध से दूर रहकर धर्म का पालन करना चाहिए। तो रघुकुल वंश के जो राजा होते हैं वह जो राजा राम, जिनका क्या नाम है? राजा राम, वह क्या कहते हैं कि हमें गोरी की सेनाओं पर टूट पड़ना चाहिए अपनी जान की परवाह किए बिना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ताप पहुपंग अरुरवनेक जुथान, चामुंड राय बचन सुनी, चढ़ी चढ़्यो चौहान। ये कहाँ का प्रसंग है? अब पहले ये देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति किस छंद में है? चौपाई, सोठा, दूहा या किर, जो कि दोहा, प्राचीन काल में इसको दूहा बोलते थे, दोहा या रोला। तो यह दोहा छंद में रचित है। ठीक है, यह जो चामुंड राय जीत कर आते हैं तब वो कहते हैं कि हमें चलना चाहिए, इससे क्या होगा? एक तो आसपास कीर्ति फैलेगी, और जो पहुपंग है राजा जयचंद है वह भी आपकी इस वीरता से क्या होगा? जलेगा। ठीक है, ये पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई के अनुसार कहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलने आए? अब ये कौन सा प्रसंग चल रहा है? ये चल रहा है जब पृथ्वीराज चौहान जाने लगे थे। कहाँ जाने लगे थे? वो मृग्या के लिए जाने लगे थे, रेवा तट की ओर। कहाँ? तो आसपास के जितने भी सामंत थे वो अपनी किस लिए आने लगे थे? अपनी विनम्रता को दिखाने के लिए, अपनी एक तरह से कि हम एक तरह से राजा के साथ हैं, अपनी विनम्रता को दिखाने के लिए राजा से मिलने आए थे। तो पूछ रहा है यहाँ कहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलने आए थे? ऑप्शन है दिल्ली और अजमेर के राजा मान, दलगढ़ का राजा खट्टू, नंदीपुर रियासत के राजा और रेवा के राजा, ये मिलने आए थे, या केवल मेवाड़ और मारवाड़ के राजा मिलने आए थे, कन्नौज और गुजरात के राजा मिलने आए थे? तो यहाँ पर मेंशन है वहाँ पर कि राजा मान मिलने आए थे, दलगढ़ के राजा खट्टू मिलने आए थे, नंदीपुर रियासत के राजा मिलने आए थे, और रेवा जहाँ पर वो शिकार करने के लिए गए थे वहाँ के राजा स्वयं मिलने आए थे, उनकी सेवा सत्कार के लिए, अपनी विनम्रता को दिखाने के लिए। लाहौर का शासक कौन था?
लाहौर का शासक कौन था? बताइए। पृथ्वीराज चौहान, तातार मारूफ खां, चंद पुंडीर या राजा जयचंद। तो चंद पुंडीर जो कि चामंड राय का भाई एक तरह से माना जाता है, तो चंद पुंडीर लाहौर का शासक था उस समय। तातार मारूफ खां कौन था? पृथ्वीराज का सेनापति, शहाबुद्दीन गोरी का सेनापति, राजा जयचंद का दूत या लाहौर का शासक? तो शहाबुद्दीन गोरी का सेनापति था तातार मारूफ खां। नेक्स्ट है हमारा एक मिनट, क्या ही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा दूत द्वारा लाए गए पत्र में क्या लिखा हुआ था? ये दूत द्वारा लाए गए पत्र में कौन सा प्रसंग चल रहा है? जब रेवा तट पर पृथ्वीराज शिकार कर रहे थे उस समय एक दूत आता है जिसको किसने भेजा होता है? चंद पुंडीर ने भेजा होता है, जो लाहौर का शासक होता है। उस पत्र में क्या लिखा होता है वह पूछा जा रहा है। गौरी ने संधि का प्रस्ताव भेजा था, पृथ्वीराज को अजमेर खाली करने को कहा गया था, ये चौहान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तातार मारूफ खां ने युद्ध के बाजे बजवा दिए थे और पूरी तैयारी कर ली थी, ये लिखा हुआ था, या गौरी युद्ध में भाग नहीं लेगा, ये लिखा हुआ था। तो पहले ही मैं पूरी कहानी बता चुकी हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि जो तातार मारूफ खां है वह क्या उठा चुका है? बीड़ा उठा चुका है। बीड़ा उठाने से क्या मतलब होता है? बीड़ा उठाने से मतलब होता था ना कि सुपारी उठाना। आज भी कुछ करना होता है तो हम बोलते हैं ना कि सुपारी दे दो, तो यहीं से बीड़ा उठाने से ही आया है, पान और सुपारी उठाना। ताकि पान और सुपारी उठाने से क्या मतलब होता है कि कार्य को करने के लिए उत्साहित होना, ठीक है, कि हमें वो कार्य करना है। नेक्स्ट है अहिबेली फल से क्या तात्पर्य है? अहिबेली फल से क्या तात्पर्य है? विसैला फल, जूम इन करती हूँ थोड़ा। अहिबेली फल से क्या तात्पर्य है? विसैला फल, नागबेल का फल जिसे सुपारी भी कहते हैं, या आम का फल, या युद्ध का नगाड़ा। तो अहिबेली फल जो है वह नागबेल का फल या फिर जिसको सुपारी भी कहते हैं वो होता है अहिबेली का फल, ठीक है। नेक्स्ट है मलेच्छ तातार मारूफ खां ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए क्या किया था? ऑप्शन है उसने युद्ध की घोषणा कर दी, उसने अपनी सेना को संगठित किया, उसने पान और सुपारी को उठाकर कुरान के कुछ अंश पढ़े थे, या पृथ्वीराज को चुनौती भेजी थी। तो उसने क्या किया था? दरबार में शहाबुद्दीन गोरी के सामने पान और सुपारी का बीड़ा उठाया था और कुरान के कुछ अंश पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली से देवगिरी जाने वाले रास्ते में किसके समूह पाए जाते हैं? दिल्ली से देवगिरी जाने वाले रास्ते में ये चामंड राय कहता है कि आप जाएंगे तो वहाँ पे ढेरों समूह में पाए जाते हैं। तो किसके समूह? हाथियों के समूह, शेरों, हिरणों के समूह या पक्षियों के समूह? तो वहाँ शेरों के समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पालकाव्य ऋषि ने हाथियों को कैसे मजबूत किया? ये वही प्रसंग आ रहा है जब पालकाव्य ऋषि के वियोग में हाथी कैसे हो गए थे? हाथी दुबले पतले हो गए थे, ठीक है, बीमार हो गए थे, दुर्बल हो गए थे। तो कैसे मजबूत किया पालकाव्य ने? हाथियों को लोहिताक्ष नदी में लाकर मजबूत किया जहाँ वो क्रीड़ा किया करते थे। लोहिताक्ष करिए। कोपल, पराग, पत्तियाँ, छाले, डालियाँ, फल फूल, कंद, फलियाँ, कलियाँ और जड़ खिलाकर मजबूत किया। हाथियों को उनकी माता से मिलवाकर मजबूत किया, या ऋषि मुनि द्वारा दी गई जड़ी खिलाकर मजबूत किया। तो किस प्रकार किया? तो कोपल, पराग, पत्तियाँ, छाले, डालियाँ, फल फूल, कंद, फलियाँ, कलियाँ, ये जड़, ये सभी खिलाकर मजबूत किया पालकाव्य ने हाथियों को, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं रखते हैं, थक गई हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास को अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो कमेंट करके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में। टाटा बाय।